प्रिय विद्यार्थियों, आज हम समोत्पत्ति वक्र या इसको हम कह सकते हैं आइसोकांट कर्व या इसको हम आइसो प्रोडक्ट कर्व भी कहते हैं। इसका अध्ययन आज हम करेंगे। समोत्पत्ति वक्र या समोत्पाद वक्र का जो सिंबल है वो हम आइसोकांट कर्व के रूप में आई क्यू भी दे सकते हैं या आइसो प्रोडक्ट के रूप में आई पी भी दे सकते हैं। ये आई क्यू और आई पी समोत्पत्ति वक्र के जो सिंबल हैं इससे हम डिनोट करते हैं इनको या इनको इससे बताया जाता है। सर्वप्रथम हम लेंगे अर्थ। समोत्पत्ति वक्र का अर्थ क्या है, समोत्पत्ति वक्र किसे कहते हैं या समोत्पत्ति वक्र की अवधारणा क्या है। समोत्पत्ति वक्र में हम सभी जानते प्रिय विद्यार्थी के उत्पादन बिना साधनों के नहीं हो सकता। पूर्व के लेक्चर में भी मैंने उत्पादन के नियम में आपको बताया था, उत्पादन फलन में भी हमने आपको बताया था कि उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधनों का होना अति आवश्यक या जरूरी है, इसके बिना उत्पादन नहीं हो सकता। समोत्पत्ति वक्र में हम उत्पादन के दो साधन श्रम और पूंजी की विभिन्न मात्राएं लेंगे, फिर उन मात्राओं के अनेक संयोग के दें या बिंदु बनेंगे और वो सभी संयोग जो हैं हमें समान उत्पादन प्रदान करते हैं। तो तीन मुख्य रूप से तत्वों का अध्ययन हम समोत्पत्ति वक्र में करते हैं। देखें यहाँ पर पहले दो साधन की मात्राएं। समोत्पत्ति वक्र हमेशा दो साधन की मात्रा को ही दर्शाता है, श्रम और पूंजी। तो दो साधन की मात्राएं लेंगे हम, श्रम और पूंजी, लेबर एंड कैपिटल। अब मात्राएं कैसे लेंगे, मात्राएं लेने के लिए हमें उनके अनेक संयोग बनेंगे। दूसरा है मात्राओं के अनेक संयोग या बिंदु, अनेक कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे। कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे, कॉम्बिनेशन बनाने के लिए जैसे हमने श्रम की मात्रा बढ़ा रहे हैं तो फिर पूंजी की मात्रा को कम करना पड़ेगा। इसलिए जब एक साधन की मात्रा हम बढ़ा रहे हैं और दूसरे साधन की मात्रा को कम कर रहे हैं तब कॉम्बिनेशन जो हैं अलग अलग प्राप्त होंगे। जैसे ए बी सी डी आगे हम तालिका में भी देखेंगे। तो दूसरा काम ये है कि मात्राओं के अनेक संयोग या बिंदु या कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे और वो सभी कॉम्बिनेशन जो हैं एक उत्पादक को समान उत्पादन प्रदान करते हैं। इसीलिए इसका नाम पड़ा समोत्पत्ति। सम का मतलब होता है समान उत्पादन देने वाला वक्र, या यूँ कह सकते हैं समोत्पत्ति वक्र पर स्थित सभी बिंदु ए बी सी डी ई समान उत्पादन प्रदान करते हैं। इसको ऐसे भी हम समझा सकते हैं कि समोत्पत्ति वक्र दो साधनों की मात्राओं के अनेक संयोग बताता है जिनसे एक उत्पादक को समान उत्पादन प्राप्त होता है या समान उत्पादन की प्राप्ति होती है। तो ये प्रिय विद्यार्थी हमने फिर लिखा, हमने लास्ट में देखे समान उत्पादन। ये तीन जो तत्व हैं इससे हम समोत्पाद वक्र का अर्थ हमने समझा। समोत्पाद वक्र कैसे बनता है वो हम यहाँ देखेंगे। समोत्पाद वक्र बनाने के लिए देखें हमने तीन बिंदु लिए हैं, ओ वाई लंब और ओ एक्स क्षितिज। इस पर हमने पूंजी की मात्रा को बताया है और नीचे हमने आधार पर श्रम की मात्रा को बताया है। समोत्पाद वक्र ये जो है मूल बिंदु है, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं इसको हम इंग्लिश में। ये यहाँ से मूल बिंदु कहलाता है, वो हमारा मूल बिंदु है। तो समोत्पाद वक्र की आकृति क्या है, ये मूल बिंदु की तरफ, पूर्व के लेक्चर में भी मैं आपको बता चुका हूँ, वक्र की आकृति दो ही होती है, उन्तोदर और नातोदर। चूंकि ये डायग्राम अंदर की तरफ आ रहा है तो इसको हम कह सकते हैं मूल बिंदु की तरफ उन्तोदर है। अगर ये डायग्राम ऐसे बाहर की तरफ जाता यूं
ये बाहर की तरफ जा रहा है तो इसको कहते हैं नातोदर, और जो डायग्राम अंदर की तरफ आ रहा है इसको कहते हैं उंतोदर। उंतोदर यानी कॉन्वेक्स और ये कॉन्क्यू। कॉन्क्यू और कॉन्वेक्स। समुत्पाद वक्र मूल बिंदु की तरफ कॉन्वेक्स यानी उंतोदर होता है। आगे हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम समुत्पाद वक्र की विशेषता के बारे में भी अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सिर्फ समुत्पाद वक्र किसे कहते हैं उसका अर्थ हम ले रहे हैं। तो इसकी आकृति कैसे बनती है देखें। ये हमने डायग्राम अंदर की तरफ लिया है तो ये उंतोदर हुआ। अब इस पर अनेक बिंदु ले रहे हैं हम, जैसे 4 बिंदु ले रहे हैं ए, बी, सी और डी। तो ये बिंदु हमने कैसे लिए, बिंदु कैसे डाले, तो यहाँ देखिए ए और बी के बिंदु दूरी अधिक है, फिर उससे कम दूरी लेंगे, फिर उससे कम दूरी लेंगे। तो ए और बी के बीच में दूरी अधिक है, फिर बी और सी के बीच में दूरी कम हुई और सी और डी के बीच में और दूरी कम हुई। इसका अर्थ ये है कि ये जो घटती हुई दर है, जिसको अर्थशास्त्र की भाषा में हम ने टेबल में दिया है तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर यानी MRTS कहते हैं। तो घटती हुई तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर की वजह से समुत्पाद वक्र क्या है, उंतोदर है। तो ये पॉइंट हम इस तरह से डालेंगे A, B, C, D। तो ये चारों बिंदु जो है हमें कितने उत्पादन बता रहे हैं, 10 इकाई उत्पादन बता रहे हैं। यानी यूँ कह सकते हैं हम, यहाँ पर भी 10 यूनिट है, यहाँ पर भी 10 यूनिट उत्पादन है, C संयोग भी 10 यूनिट को बता रहा है और D संयोग भी 10 यूनिट उत्पादन को बता रहा है। तो इसलिए हम इसको समुत्पाद वक्र कहते हैं। अब इस समुत्पाद वक्र को हम एक टेबल की सहायता से भी समझ सकते हैं। देखें यह टेबल, देखें काल्पनिक टेबल बनाएंगे हम। इधर हमने लिखा है साधन संयोग यानी कॉम्बिनेशन। इधर हम ले रहे हैं श्रम की मात्रा और पूंजी की मात्रा। तो देखिए श्रम की मात्रा हम लगातार बढ़ा रहे हैं, 1, 2, 3 और 4। चूँकि उत्पादन के साधन सीमित है, यदि आप एक साधन की मात्रा बढ़ा रहे हैं तो दूसरे साधन की मात्रा में भी वृद्धि करना संभव नहीं है, क्योंकि उत्पादन के साधन सीमित है। तो एक साधन की मात्रा अगर हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरे साधन की मात्रा में कमी करनी होगी। अब कमी कैसे कर रहे हैं दूसरे साधन की मात्रा में, घटती हुई दर से। घटती हुई दर क्या है, जैसे पहले 5 कम किए, फिर 4 कम किए, फिर 3 कम किए, फिर 2 कम किए, फिर 1 कम किए, इसको हम घटती हुई दर कहते हैं। यदि बढ़ती हुई दर से कम करते हैं तो कैसे होगा, 5 कम किए, फिर 6 कम किए, 7 कम किए, 8 कम किए, ये बढ़ती हुई दर कहलाती है। समान दर से अगर कम करना हो तो कैसे करेंगे, 5 कम किए, फिर अगले कॉम्बिनेशन में भी 5 कम किए, C पॉइंट पर भी 5 कम किए, D पॉइंट पर भी 5 कम, तो ये दर कौन सी हो जाएगी, समान दर हो जाती है। लेकिन समुत्पाद वक्र में हम घटती हुई दर की बात करते हैं, इसीलिए जो समुत्पाद वक्र है वो मूल बिंदु की तरफ उंतोदर है यानी कॉन्वेक्स है। तो प्यारे बच्चों देखें आप, यहाँ हम श्रम की मात्रा लगातार बढ़ा रहे हैं, 1, 2, 3 और 4। अब पूंजी की मात्रा को कम करना होगा, लेकिन कम किस आधार पर करेंगे, घटती हुई दर से, जिसका नाम है तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर। और ये कैसे निकालते हैं, MRTS यानी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, इसको इंग्लिश में ये कहते हैं हम मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, L फॉर C, या यूँ कह सकते हैं, ऐसे भी हम इसको कह सकते हैं श्रम की पूंजी के लिए तकनीकी सीमांत प्रतिस्थापन दर। तो ये हमने यहाँ पर लिखा है। अब देखें ये कैसे निकालते हैं, इसका सूत्र है डेल्टा C अपॉन डेल्टा L। ये जो हम ले रहे हैं MRTS
L फॉर C। तो इसका फॉर्मूला है डेल्टा C डेल्टा L, यानी माइनस इसलिए लिया जो साधन की मात्रा कम हो रही है उसको हम यहाँ रहेंगे और जो साधन मात्रा वृद्धि हो रही है उसको हम नीचे लिखेंगे। तो श्रम की मात्रा बढ़ रही है तो श्रम नीचे की ओर आएगा और पूंजी की मात्रा घट रही है तो पूंजी को ऊपर लिखा जाएगा। अब यदि हम पूंजी की मात्रा घटा रहे हैं और श्रम की मात्रा को बढ़ा रहे हैं, या हम यूँ कह सकते हैं अभी हम श्रम की मात्रा को बढ़ा रहे हैं और पूंजी की मात्रा घटा रहे हैं, इसका उल्टा केस भी हो सकता है। कैसे हो सकता है कि श्रम की मात्रा को हम घटाएं और पूंजी की मात्रा को बढ़ाएं, तब सूत्र चेंज होकर ऊपर डेल्टा L आ जाएगा और नीचे डेल्टा C आ जाएगा। तो देखें तकनीकी सीमांत प्रतिस्थापन दर यहाँ कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे। तो यहाँ परिवर्तन कुछ नहीं है, यहाँ से यहाँ परिवर्तन आए तो कितने का परिवर्तन हुआ, 3 का, और यहाँ से यहाँ पर आए 1 का, ये माइनस है। अब यहाँ देखें ये जो रह जाएगा 3, फिर यहाँ से यहाँ परिवर्तन आए कितना हुआ 2, यहाँ से यहाँ परिवर्तन आए कितना हुआ 1। तो इस तरह से 3, 2, 1 इसको हम तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। तो इस तरह से ये संयोग बन गए। पहला संयोग है A कॉम्बिनेशन बना 1:14, फिर दूसरा कॉम्बिनेशन थर्ड, और ये फोर्थ यानी D कॉम्बिनेशन बता रहा है 4:8। तो इस तरह से हमने आज ये पढ़ा कि समुत्पाद वक्र किसे कहते हैं, समुत्पाद वक्र की आकृति कैसी होती है ये हमने देखा। आकृति बना के समुत्पाद वक्र को काल्पनिक तालिका से भी हमने, ये काल्पनिक तालिका है, आप कुछ भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे लेबर की मात्रा 1, 2, 3, 4 कर दी और पूंजी की मात्रा उसको हम पहले 50 रख रहे हैं, तो 50 में से हम 5 कम करते हैं तो 45 आ जाएगा। फिर 4 कम करते हैं तब 45 आ जाएगा, 5 कम करने पर 4 कम करते हैं 41 हो जाता है। फिर 3 कम करते हैं तो 38 हो जाता है, 2 कम करते हैं 36 हो जाता है और 1 कम करते हैं 35 हो जाती है मात्रा। इस तरह से कोई भी टेबल हम ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि ये काल्पनिक तालिका से हम समझा रहे हैं। तो ये आज प्यारे बच्चों हमने समुत्पाद वक्र के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आपको समझ